नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 28 नवंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। बच्चे को था सिरदर्द, टीचर ने क्लास में आराम करने को कहा, फोन पर पिता से भी बात करवाई थी। पामवटा के प्रतिष्ठित गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल सूरजपुर में बुधवार को एक बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि स्कूल में एक छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, जिसके बाद बच्चे को तुरंत अचेत अवस्था में जेसी जुनेजा मेमोरियल अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर से मृत्यु घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन और रिश्तेदारों अस्पताल और स्कूल प्रांगण में इकट्ठे हो गए। उधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस थाना पामवटा साहिब की एक टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बच्चा स्कूल में सिर दर्द की शिकायत बता रहा था। इस पर टीचर ने उसे क्लास में आराम करने के लिए कहा। इस दौरान बच्चे की अपने पिता से भी बात करवाई और उन्हें तबीयत खराब होने को सूचना दी। बच्चों की हालत बिगड़े पर उसे तत्काल करीबी जेसी जुनेजा मेमोरियल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत्यु घोषित कर दिया। छात्र की मौत की सूचना मिलते ही स्कूल में शोक की लहर फैल गई। एसडीपीओ पामवटा आईपीएस अदिति सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। बच्चों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। उधर स्कूल प्रबंधन ने शोक संदेश अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर किया है। स्कूल प्रबंधन ने अपने शोक संदेश में कहा है कि हमें बहुत दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल पामवटा साहिब के एक प्रिय छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पूरा गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल परिवार इस अपूरणीय क्षति पर शोक व्यक्त करता है और इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। समाचार नंबर 2। नई दिल्ली में प्रियंका गांधी से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। यहां उनका पार्टी हाईकमान के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री सुक्खू नई दिल्ली में वायनाड से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद एवं कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वढेरा से मिले और उन्हें बड़ी जीत पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल व पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से भी मुलाकात की। सीएम ने इस दौरान सभी को हिमाचल सरकार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर बिलासपुर में मनाए जाने वाले जश्न के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने सरकार और संगठन की स्थिति पर भी मंत्रणा की। समाचार नंबर 3। शिव मंदिर में लगा दी मुस्लिम धर्मगुरु की तस्वीर। शिव जी के मंदिर में मुस्लिम धर्म गुरु की फोटो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगा देने से यहां विवाद खड़ा हो गया है। लोग सुबह जब यहां शिवलिंग पर जल चढ़ाने आए तो देखा मुस्लिम धर्मगुरु की फोटो शिवलिंग के ऊपर लगी हुई है। कांगड़ा के धर्मशाला रोड पर स्थित इस प्राचीन शिवजी मंदिर में लोग रोजाना पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। शिव जी के मंदिर में मुस्लिम धर्म गुरु की फोटो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगा देने से यहाँ विवाद खड़ा हो गया है। लोग सुबह जब यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने आए तो देखा मुस्लिम धर्मगुरु की फोटो शिवलिंग के ऊपर लगी हुई है। कांगड़ा के धर्मशाला रोड पर स्थित इस प्राचीन शिवजी मंदिर में लोग रोजाना पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। समाचार नंबर 4। हिमाचल न्यूज। हिमाचल में बनी 37 दवाओं के सैंपल फेल, 33 कंपनियों को नोटिस। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य दवा नियामकों की जांच में हिमाचल के 33 उद्योगों में निर्मित 37 तरह की दवाएं, इंजेक्शन व आई ड्रॉप्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। यह खुलासा सीडीएससीओ द्वारा जारी अक्टूबर माह के ड्रग अलर्ट में हुआ है। सीडीएससीओ द्वारा देर शाम जारी ड्रग अलर्ट में हिमाचल में निर्मित जिन 37 दवाओं व इंजेक्शन के सैंपल फेल हुए हैं, इनका उपयोग दर्द,
गैस्ट्रोइसोफेगल रिलक्स रोग, काला बुखार, एनीमिया, हार्ट फेल, हाई बीपी, चेचक, संक्रमण व मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा पशुओं में संक्रमण के उपचार में इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन भी जांच में खरा नहीं उतर पाया है। सबस्टैंडर्ड पाई गई दवाओं व इंजेक्शन का निर्माण कालाम, BBN, परवाणु, सोलन, कांगड़ा के संसारपुर टेरेस में हुआ है। ओडिशा, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब, मुंबई, तिरुवनंतपुरम स्थित दवा उद्योगों में निर्मित 53 दवाएं व इंजेक्शन भी सबस्टैंडर्ड निकले हैं। हिमाचल के तमाम उद्योगों को नोटिस जारी कर दवा व इंजेक्शन का पूरा बैच बाजार से वापस मंगवाने के निर्देश दिए हैं। HDM ड्रग अलर्ट में शामिल दवाएं। सूची में शामिल प्रमुख दवा नमूनों में सेफेम 200 टैबलेट, सेफकोडोक्साइन प्रोक्सेटिल डिस्पर्सिबल टैबलेट, डिवलप्रोएक्स सोडियम SR टैबलेट, विटामिन B कॉम्प्लेक्स टैबलेट, इट्राकोनाजोल कैप्सूल, सेफिक्साइम डिस्पर्सिबल टैबलेट, ऑर्सेमाइड टैबलेट, कफ DM सिरप, मोन्टेलुकास, सिप्रोलोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड, टायरप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट, रोजुटिन 10 टैबलेट और रेबलकेम कैप्सूल शामिल हैं। दवा कंपनियों को नोटिस। राज्य औषधि नियंत्रक मनीष कपूर ने कहा कि ड्रग अलर्ट में शामिल बैचों को बाजार से वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं, जबकि कंपनियों को अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सहायक दवा नियंत्रकों को संबंधित फर्म में विनिर्माण संबंधी लापरवाही की विस्तृत जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। जिन कंपनियों के बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन इंजेक्शन की गुणवत्ता पर सवाल। CDSCO की जांच में 8 इंजेक्शन सबस्टैंडर्ड निकले हैं। इनमें मतली और उल्टी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोक्लोपेरजाइन मेसिलेट इंजेक्शन शामिल है, जो प्रयोगशाला प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट भारतीय फार्माकोपिया के अनुसार pH परीक्षण में विफल रहा। एम्बिलिप इंजेक्शन बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन से ग्रस्त है और इसमें A4 फॉस्फेट इंजेक्शन की परख का अभाव है। साथ ही बीटा मेथसानो सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन में कणिका तत्व पाए गए। श्वसन पथ के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एंड्रोक्सासिन इंजेक्शन में pH की दिक्कत पाई गई है। बैक्टीरियल इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला टाइकोन S इंजेक्शन, इपुसिलीन IG इंजेक्शन और मैनिक्लाव इंजेक्शन भी सूची में शामिल हैं। देश में 90 दवाएं खाने लायक नहीं। CDSCO ने राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न राज्यों की लैब की जांच में 90 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतर पाए हैं। इनमें 28 दवाएं, 8 इंजेक्शन व 1 आई ड्रॉप हिमाचल प्रदेश की 33 दवा कंपनियों द्वारा निर्मित किए गए हैं। इन दवाओं के सैंपल की जांच CDL लैब में हुई और जांच रिपोर्ट बुधवार को सार्वजनिक की गई। CDSCO द्वारा की गई जांच में कुल 56 दवा उत्पाद के सैंपल फेल हुए हैं। इस सूची में हिमाचल के 24 सैंपल शामिल हैं, जबकि राज्य दवा नियामकों द्वारा की गई जांच में कुल 34 सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें हिमाचल के 13 सैंपल शामिल हैं। अधिकांश दवा के नमूनों में वजन और परख की एकरूपता, गलत ब्रांड, धब्बे और रंगीनता, आई ड्रॉप जैसी समस्याएं हैं। समाचार नंबर 5। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद हिमाचल लौटेंगे CM। हिमाचल में कांग्रेस संगठन के गठन की तैयारियों के बीच दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा 2 दिन और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री अब शुक्रवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद हिमाचल लौट सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने CWC की बैठक 29 नवंबर को तय की है। इस बैठक में हाल ही में 2 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस हाईकमान दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले जश्न को लेकर भी तमाम पदाधिकारियों को निमंत्रण दे सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल और हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की है। इस दौरान हिमाचल में संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिसंबर में बिलासपुर में तय सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले जश्न को लेकर भी इन नेताओं को निमंत्रण दिया है। हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल में खाली इकलौते पद को भरने और हाल ही में CPS के मामले में आए फैसले के बाद के हालात पर भी इस मुलाकात में बातचीत की गई है और मुख्यमंत्री ने हिमाचल सरकार का पक्ष आला नेताओं के सामने रखा है।
सीएम सुक्खू को बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी थी, लेकिन यह मुलाकात नहीं हो पाई। अमित शाह से यह मुलाकात पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट पर होनी थी और इसमें मुख्यमंत्री हिमाचल के लिए बीते साल हुई तबाही पर विशेष पैकेज की बात रख सकते थे। इसके अलावा आपदा से जुड़े अन्य मामलों पर भी चर्चा होने की संभावना थी। हालांकि अब इस बैठक के गुरुवार को आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री मंगलवार को दिल्ली रवाना हुए थे और उन्हें 2 दिन बाद वापस लौटना था, लेकिन अब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग तय होने के कारण उनके 29 नवंबर के बाद लौटने की संभावना है। समाचार नंबर 6। कॉर्नफ्लावर, हिमाचल सरकार के 2 साल पर लॉन्च होगा मक्की का आटा। सरकार के 2 साल के जश्न में लोगों के लिए मक्की का आटा लॉन्च किया जाएगा। बिलासपुर में सरकार यह जश्न मनाने जा रही है और वहां पर मक्की का आटा भी लॉन्च कर दिया जाएगा। कृषि महकमे ने इसकी तैयारी कर ली है। यह मक्की का आटा सरकारी राशन के डिपो के माध्यम से लोगों को 1 किलो व 5 किलो की पैकिंग में मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी लॉन्चिंग करेंगे। कृषि विभाग के तहत आने वाले प्राकृतिक खेती विंग ने किसानों से प्राकृतिक खेती के तहत उत्पादित मक्की की खरीद का काम लगभग पूरा कर लिया है। बताया जाता है कि 10 जिलों से 391.56 मीट्रिक टन मक्की की खरीद कर ली गई है और इसे नौणी विश्वविद्यालय से सर्टिफाइड भी कर दिया गया है। उम्मीद है कि 430.63 मीट्रिक टन मक्की जुटाई जाएगी। 1495 किसानों से यह मक्की खरीदी गई है जो प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और यहाँ समय समय पर अलग अलग फसल लगा रहे हैं। इनकी खेती में केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से यह खेती की जा रही है, जिसका लाभ भी अब किसानों को मिलना शुरू हो गया है। इस खेती में किसानों की 90% सफलता बताई जा रही है, जो निरंतर बढ़ती रहेगी। कृषि विभाग के प्राकृतिक खेती विंग ने जिलावार जो मक्की किसानों से जुटाई है, उसके तहत बिलासपुर से 14 मीट्रिक टन, चंबा से 81.64 मीट्रिक टन, हमीरपुर से 5.34 मीट्रिक टन, कांगड़ा से 48.32 मीट्रिक टन, कुल्लू से 6.55 मीट्रिक टन, मंडी से 57.40 मीट्रिक टन, शिमला से 6.70 मीट्रिक टन, सिरमौर से 45.49 मीट्रिक टन, सोलन जिला में 114.58 मीट्रिक टन तथा ऊना जिला में 11.15 मीट्रिक टन मक्की जुटाई है। प्राकृतिक खेती के तहत सबसे अधिक उत्पादन सोलन में हो रहा है। सिरमौर व मंडी जिला में भी अच्छा उत्पादन हो रहा है। वहां से सबसे अधिक मक्की जुटाई गई है और इस मक्की की पिसाई का काम भी करवा दिया गया है। नौणी विवि से इसकी सर्टिफिकेशन करवाई गई है और प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की का आटा अब सरकारी राशन के डिपो में लोगों को मिलेगा। बिलासपुर में 77 किसानों से मक्की की खरीद की गई है, तो वहीं चंबा में 132, हमीरपुर में 106, कांगड़ा में 336, कुल्लू में 44, मंडी में 312, शिमला में 33, सिरमौर में 120, सोलन में 319 व ऊना में 16 किसानों से मक्की खरीदी गई। इनके अलावा भी काफी संख्या में लोग अब इन जिलों में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मक्की के आटे का रेट अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बाजार से कम कीमत पर यह आटा दिया जाएगा। हो सकता है कि इसका रेट प्रति किलो 45 से 50 रुपए तक रखा जाएगा। बाजार में 60 से 70 रुपए प्रति किलो की दर से मक्की का आटा मिल रहा है। समाचार नंबर 7। अब बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया और आसान, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने तय किए नए नियम। भारत सरकार द्वारा लागू दत्तक ग्रहण विनियम 2022 की दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को अब सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। इसके तहत कोई भी दंपत्ति, एकल महिला या पुरुष बच्चा गोद ले सकता है, जिसके लिए तय प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CRA) की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन से होती है। इसके अलावा नजदीकी लोकमित्र केंद्र या जिला बाल संरक्षण इकाई में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, विवाह प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस और जन्म प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले बरमाणा के गुग्गा मंदिर के पास एक बच्चा मिला था, जिसे गोद लेने के लिए समाज के कई लोग आगे आए,
लेकिन दत्तक ग्रहण अधिनियम और प्रक्रियाओं की सही जानकारी न होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद समाज में दत्तक ग्रहण अधिनियम और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भावी दत्तक माता-पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होने चाहिए। उन्हें किसी गंभीर चिकित्सा समस्या का सामना नहीं करना चाहिए और उनके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने या बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के आरोप नहीं होने चाहिए। उन्होंने बताया कि विवाहित दंपति के लिए दोनों पति पत्नी की सहमति आवश्यक है। एकल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, जबकि एकल पुरुष केवल बालक को गोद ले सकता है। स्थिर वैवाहिक संबंध न होने तक दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दत्तक माता-पिता और बच्चे के बीच न्यूनतम आयु का अंतर 25 वर्ष होना चाहिए। उन्होंने बताया कि दत्तक माता-पिता की पात्रता उनकी आयु और बच्चे की आयु के आधार पर तय की जाती है। हालांकि रिश्तेदारों या सौतेले माता-पिता द्वारा गोद लेने के मामलों में यह आयु सीमा लागू नहीं होती। जिन दंपतियों के पहले से 2 या अधिक बच्चे हैं, उन्हें केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद लेने की अनुमति होगी। समाचार नंबर 8। बिना सिक्योरिटी नहीं मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर, लाहौल स्पीति में कर्मचारियों की बड़ी मुश्किलें। स्टेट सिविल सप्लाई के एक फरमान ने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सैकड़ों कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। फरमान के मुताबिक सरकारी विभाग जब तक प्रति एलपीजी सिलेंडर 2400 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर स्टेट सिविल सप्लाई के पास जमा नहीं करते हैं, उन्हें सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इस बार स्टेट सिविल सप्लाई ने फरमान जारी कर कहा है कि जब तक विभाग प्रति सिलेंडर 2400 रुपए बतौर सिक्योरिटी एडवांस भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं होगी। कायदे से 15 अक्टूबर से अप्रैल 15 तक जनजातीय इलाकों में सर्दी से बचने के लिए विभागों में एलपीजी हीटर जलाने की व्यवस्था है, लेकिन नए फरमान के बाद कई महकमों को अभी तक एलपीजी सिलेंडर नहीं मिले हैं। ऐसे में कड़ाके की ठंड में बिना हीटर के अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि एडवांस में सिलेंडरों की सिक्योरिटी जमा करने के लिए कई विभागों के पास बजट उपलब्ध नहीं है, लिहाजा इन विभागों को सिलेंडर नहीं मिल सका है। हालांकि जिन विभागों ने सिक्योरिटी के एवज ने एडवांस भुगतान कर दिया है, उन्हें सिलेंडरों की आपूर्ति कर दी गई है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने कहा कि दरअसल यह आदेश इंडियन ऑयल कारपोरेशन की ओर से राज्य सरकार को जारी हुआ है। उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन ने एमडी स्टेट सिविल सप्लाई के माध्यम से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से इस बार सिक्योरिटी की राशि वेब ऑफ करने की अपील की है। कहा कि उन्हें उम्मीद है जारी आदेश को वेब ऑफ किया जाएगा। केलांग में 6200, उदयपुर में 1700 सिलेंडरों की आपूर्ति। केलांग में तैनात स्टेट सिविल सप्लाई के एक कर्मचारी ने बताया कि केलांग उपमंडल में करीब 6200 और उदयपुर में लगभग 1700 एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति होती है। निदेशक स्टेट सिविल सप्लाई के आदेश के मुताबिक प्रति सिलेंडर 4200 रुपए एडवांस पेमेंट लेने के आदेश हुए हैं। जब तक सिक्योरिटी के एडवांस भुगतान नहीं होता है, विभागों को सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी गई है। विभागों को 10 लाख बजट की जरूरत। कई विभागों ने सिलेंडरों के सिक्योरिटी जमा करने में असमर्थता जताई है। अधिकारियों का कहना है कि उनके पास सिक्योरिटी के लिए बजट उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि कई विभागों को सिक्योरिटी के लिए 5 से 10 लाख बजट की जरूरत है। हालांकि विभागों को इसके अलावा एलपीजी सिलेंडरों का भुगतान अलग से करना होगा। चर्चा है कि अगर सिलेंडरों की सिक्योरिटी के लिए बजट का इंतजाम नहीं हुआ, तो घाटी की प्रचंड ठंड से बचने के लिए कई कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर भी जा सकते हैं। समाचार नंबर 9। तिलक राज शर्मा, अतिरिक्त निदेशक तिलक राज सीबीआई केस से डिस्चार्ज। सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा को आरोपों से मुक्त कर दिया है। साल 2017 में सीबीआई ने ट्रैप लगाकर चंडीगढ़ से उद्योग विभाग के बीबीएनडी के तत्कालीन संयुक्त निदेशक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उक्त अधिकारी के चंडीगढ़ स्थित घर की तलाशी ली, लेकिन पैसे की कोई रिकवरी नहीं हुई थी। सेंट्रल फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि उक्त अधिकारी ने पैसे की कोई मांग नहीं की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं बीएस डोगरा और साक्षी शर्मा ने बताया कि सीबीआई ने चार्जशीट बनाकर 2017 में अभियोजन मंजूरी के लिए प्रदेश की तत्कालीन सरकार को भेजी। सरकार ने चार्जशीट में लगाए गए सभी आरोपों की सभी पहलुओं से जांच की।
जांच में पैसे लेने की बात निराधार पाई गई। सीबीआई ने साल 2022 में नए दस्तावेजों के साथ अतिरिक्त चार्जशीट बनाकर अभियोजन मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को दोबारा भेजी। प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने भी अतिरिक्त चार्जशीट में लगाए सारे आरोपों की गहराई से जांच कार्रवाई और इस नतीजे पर पहुंची कि अधिकारी पर लगाए आरोप निराधार हैं। सब्सिडी जारी करने के लिए प्रदेश स्तरीय कमेटी ही अधिकृत थी, जबकि आरोप यह था कि कैपिटल सब्सिडी जारी करने की एवज में पैसे मांगे गए थे। तिलक राज शर्मा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था। उन्होंने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। छापेमारी में भी कुछ नहीं मिला। जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता उक्त कैपिटल सब्सिडी को लेने के लिए कंपनी की तरफ से अधिकृत ही नहीं था। कंपनी के मालिकों ने लिखित में स्वीकार किया कि उन्होंने शिकायतकर्ता को कोई भी पैसे रिश्वत के लिए नहीं दिए। जांच में यह भी पाया गया कि उक्त अधिकारी के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई और उनके घर पर छापामारी के दौरान भी कुछ नहीं मिला। सरकार ने गहराई से जांच करवाने के बाद सीबीआई को अभियोजन मंजूरी देने से इनकार कर दिया। समाचार नंबर 10। वोट से चुनी जाएगी नई कांग्रेस टीम, प्रदेश में बदल सकता है पार्टी के संगठनात्मक चुनाव का पैमाना। हिमाचल में कांग्रेस के नए संगठन के गठन की राह बदल सकती है। 2 दिन तक लगातार चली बैठक में बदलाव का सुझाव आया है और अब इसे हाईकमान को भेजा जा रहा है। हाईकमान इस सुझाव पर मुहर लगाता है तो भविष्य में कांग्रेस के संगठन का पूरा रोड मैप बदल जाएगा। संगठनात्मक चुनाव में यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एंट्री होती है तो मौजूदा समय में बना कांग्रेस संगठन चुनाव का परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके अनुसार जिन पदाधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ले रखी है वे ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पदाधिकारियों के चयन के लिए मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे। दरअसल दिल्ली से पहुंचे सह प्रभारियों की पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में संगठनात्मक चुनाव की सिफारिश की गई है। कांग्रेस हाईकमान ने समूचे देश में संगठनात्मक चुनाव का फैसला किया था और इसके लिए सदस्यता अभियान भी चलाए गए, लेकिन हिमाचल में संगठनात्मक चुनाव को टाल दिया गया था। अब पदाधिकारियों ने दोबारा से संगठनात्मक चुनाव पर काम शुरू करने की सिफारिश कर दी है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया में कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता बड़े पदों तक पहुंच सकता है, जबकि मौजूदा समय में कांग्रेस जिस रणनीति के तहत संगठन का ताना बाना बुन रही है उसमें चहेतों के आगे आने की संभावनाएं ज्यादा है। संगठन के पदाधिकारियों ने इस मंशा को भी बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान उजागर किया है। यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही होगी जैसी हाल ही में युवा कांग्रेस संगठन के चुनाव में अपनाई गई है। युवा कांग्रेस चुनाव से पहले सदस्यता अभियान चलाया गया और फिर सदस्यों को मतदान का अवसर दिया गया। हालांकि युवा कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया अभी लंबित है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह संगठन के चुनाव की पैरवी के बाद जब दिल्ली से हिमाचल लौटी थी तो पूर्व पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया था। हालांकि इसके बाद हाईकमान ने सभी 12 जिलों और 4 लोकसभा सीटों पर ऑब्जर्वर तैनात कर दिए और सह प्रभारियों को हिमाचल भेजकर तालमेल से संगठन की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब शिमला में बैठक पूरी करने के बाद सभी सह प्रभारी जिलों का दौरा शुरू करेंगे और ब्लॉक समेत जिला स्तर पर कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर रूपरेखा तैयार करेंगे। पदाधिकारियों ने रखी राय, दिल्ली लेगी फैसला। सहकारी बैंक के निदेशक और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव हरिकृष्ण हिमराल का कहना है कि कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर 2 दिन तक सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई है। इस दौरान तमाम पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव सह प्रभारियों के समक्ष रखे हैं। इन सुझाव को हाईकमान को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को हाईकमान शुरू करता है तो आम कार्यकर्ताओं के पास आगे आने का अवसर होगा। मौजूदा प्रारूप में भी चुनाव होते हैं तो अगले साल की शुरुआत तक नई कार्यकारिणी गठित हो जाएगी। अगले साल होगा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का इम्तिहान। कांग्रेस संगठन चुनाव प्रक्रिया मौजूदा स्थिति के हिसाब से आगे बढ़ती है तो दिसंबर के अंत तक पदाधिकारियों का फैसला होने की संभावना है। इस प्रक्रिया से नए साल के शुरुआती महीनों में कांग्रेस का नया संगठन तय हो सकता है। खास बात यह है कि अगले साल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। ऐसे में ब्लॉक से प्रदेश स्तर तक नए पदाधिकारियों की फौज तैयार होते ही प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव का डंका भी बज जाएगा। ऐसे में प्रतिभा सिंह प्रदेशाध्यक्ष रहेंगी या बदलाव होगा, इसका फैसला तय संगठन समेत हाईकमान और राज्य सरकार की भूमिका से होगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल के लिए तय है।
प्रतिभा सिंह को विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की कमान सौंपी गई थी। समाचार नंबर 11। सरकार में मंत्री पद को कांगड़ा की सबसे बड़ी दावेदारी। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा का हिमाचल में सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहता है। वर्तमान में भी जिला ने 10 विधायक देकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनवाई है। ऐसे में प्रदेश सरकार के 2 साल पूरा होने और जिले के 2 CPS हटने के बाद क्षेत्रीय व जातीय संतुलन साधने को कांगड़ा जिला की मंत्री पद के लिए दावेदारी मजबूत हो गई है। कांगड़ा जिला से पूर्व में CPS रहे आशीष बुटेल और किशोरी लाल के अलावा ज्वालामुखी से संजय रतन और फतेहपुर से भवानी पठानिया दूसरी बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। कांगड़ा से चौधरी चंद्र कुमार और यादविंद्र गोमा 2 मंत्री हैं, लेकिन 4 संगठनात्मक जिलों वाले कांगड़ा से पूर्व में 3 या 4 मंत्री होते थे। अभी मंत्रिमंडल में 1 स्थान खाली है और 2 अन्य मंत्रियों को भी बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू सियासी बैलेंस बनाने के साथ भविष्य की राजनीति को साधने के लिए कांगड़ा पर फोकस करते हैं, तो यहाँ हालात कुछ और बन सकते हैं। कांगड़ा जिला को 4 संगठनात्मक जिलों में बांट कर देखा जाए तो अभी तक देहरा जिला का सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं है। 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले इस जिला में 2 विधायक कांग्रेस तो 1 भाजपा के हैं। इनमें ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन वरिष्ठता के हिसाब से सबसे प्रबल दावेदारों में हैं। पिछले दिनों भी संजय रतन का नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए चला था, लेकिन अभी तक उनके नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। संगठनात्मक जिला नूरपुर की बात करें तो जवाली विधानसभा क्षेत्र से चौधरी चंद्र कुमार मंत्री हैं, लेकिन फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से भवानी पठानिया की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। भवानी पठानिया वर्तमान में राज्य योजना बोर्ड के कैबिनेट रैंक उपाध्यक्ष हैं और दूसरी बार के विधायक बने हैं। उनके पिता सुजान सिंह पठानिया भी पूर्व में मंत्री रहे हैं। आशीष बुटेल किशोरी लाल को भी ओहदे की उम्मीद। संगठनात्मक जिला पालमपुर से यादविंद्र गोमा मंत्री हैं, लेकिन पूर्व CPS आशीष बुटेल का नाम भी इस सूची में सबसे आगे है। इतना ही नहीं, उनके पिता ब्रिज बिहारी लाल बुटेल भी कांग्रेस के निष्ठावान नेता होने के साथ साथ पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। पालमपुर क्षेत्र के ही बैजनाथ से संबंध रखने वाले पूर्व CPS किशोरी लाल भी दूसरी बार के विधायक हैं और सरल स्वभाव के हैं। CPS की कुर्सी जाने के बाद वह भी सरकार में ओहदा मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। संगठन में होगा बदलाव। प्रदेश की कांग्रेस सरकार जहां अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे करने जा रही है, वहीं पार्टी व संगठन में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े जिला की दावेदारी पार्टी में भी ओहदा पाने लिए और बड़ी हो जाती है। जिन नेताओं को सरकार में स्थान नहीं मिल पाएगा, उन्हें पार्टी में भी अग्रणी भूमिका में रखा जा सकता है। समाचार नंबर 12। साइबर फ्रॉड। चुवाड़ी में लुटते लुटते बच गई महिला। साइबर ठगों ने हूबहू पति की आवाज से डराई। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चुवाड़ी में सामने आए साइबर ठगी क्राइम के स्टाइल ने चौंका दिया है। शातिर आए दिन नए नए तरीके अपनाकर लोगों को चपत लगा रहे हैं। हालांकि शिमला साइबर सेल द्वारा बार बार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन जनता फिर भी शातिरों को फोन पर अपनी पूरी डिटेल दे रही है और जल्दबाजी में अपने पैसे बैंकों से निकालकर शातिरों के बताए अकाउंट में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला चंबा जिला के चुवाड़ी में आया है, जहां बुधवार को निजी बैंक प्रबंधक की मुस्तैदी से महिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेर में फंसकर साइबर ठगी का शिकार होने से बच गई। अन्यथा साइबर ठगों के बुने जाल में फंसकर महिला 1.5 लाख रुपए की राशि गंवा देती। हुआ यूं कि बुधवार को एक व्यक्ति कार की सर्विस के लिए घर से लाहडू के निकला। इसके थोड़ी देर ही पत्नी को फोन आता है कि कार की सर्विस को जाते वक्त उसके पति ने एक बच्चे को कुचल दिया है। अभी उसे थाने में बिठाया है और लोगों ने थाना घेर लिया है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति पर केस न बने तो एक बताए खाते में 1.5 लाख रुपए डाल दें। साथ ही चेतावनी दी कि किसी से भी इस बारे में कोई बात न करें, चाहें तो अपने पति से बात कर लो। दूसरी ओर से हूबहू पति की आवाज में बात कर जान बचाने की बात कहकर बैंक में पैसे जमा करवाने की बात सुनाई गई।
पति की बात सुनकर पत्नी बदहवास बैंक भागी और एक बैंक से पैसे निकालकर दूसरे बैंक में जमा करवाने पहुंची, जहां बैंक प्रबंधक को महिला की हरकतों में डर सा दिखा। बैंक प्रबंधक ने महिला से बातचीत कर समझाया और पैसे खाते में डालने से पहले एक बार पति से बात करने को कहा। इस पर जब पत्नी ने पति को फोन पर संपर्क किया तो उसने बताया कि वह एजेंसी में कार की सर्विस करवा रहा है। इसके बाद ही महिला ने राहत की सांस ली। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।